व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 जो कि है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ये चैप्टर भी बच्चों सिंपल सा चैप्टर है। हम लोगों ने अभी पीछे चैप्टर्स में स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस की बात करी थी ना, उन्हीं को हम लोगों ने कैसे बढ़ाना है, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद बस बचेगा हमारा योगा एंड फिक्सचर्स कैसे बनते हैं। बहुत सारा समय है, कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा तुम लोगों को, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आओ जल्दी से पहले इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। करते हैं बच्चों ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। देखो सबसे पहले इसके अंदर छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट्स हैं, टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन और टैलेंट का डेवलपमेंट। देखो बच्चों, जब भी हम किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्समैन को अच्छा करते देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है। इसका मतलब टैलेंट एक इनहेरेंट स्किल होता है कि किसी भी बच्चे को जब आप देखते हो और आप देखते हो कि एक स्पोर्ट के लिए जो जो भी चीजें चाहिए, चाहे वो फिजिकल मूवमेंट्स हो, चाहे वो स्टेट ऑफ माइंड हो यानी मेंटल एक्टिविटीज हो, वो बच्चा उस चीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है हर तरीके से, तो हम बोलते हैं टैलेंटेड है। अब एक टैलेंटेड बच्चा इंटरनेशनल प्लेयर तभी बनता है जब पहले उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो जाए और फिर उसका डेवलपमेंट हो। अब आप सोचो कि सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, एक उनके बेटे हैं अर्जुन तेंदुलकर, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? उनके पास तो सब कुछ था, 100%, कितना बढ़िया जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज उनके पास है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, बट फिर भी वो क्रिकेट में इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि वो टैलेंट की कमी है। वो टैलेंट नहीं है जो आजकल के स्पोर्ट को चाहिए, जो आजकल के गेम को चाहिए। गेम इतनी एडवांस हो चुकी है, तो किसी भी स्पोर्ट्समैन को सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले वो टैलेंट की जरूरत होती है। तो आपको पहले एक बच्चे में टैलेंट आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसका डेवलपमेंट भी करना है। जिन बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफाई हो गया, अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे खेलते हैं, बट क्योंकि वो स्कूल तक ही सीमित रह जाते हैं, उनका टैलेंट डेवलप नहीं हो पाता, तो वो फर्दर हायर लेवल्स पे खेल ही नहीं पाते। तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन इनफ नहीं है, डेवलपमेंट भी होना है। बस ये लिखा हुआ है। देखो क्या है, सबसे पहले टैलेंट क्या है? एडिक्वेट एप्टीट्यूड या एबिलिटी, जो भी एक एप्टीट्यूड या एबिलिटी चाहिए एक डायरेक्शन में अबव द नॉर्मल एवरेज, नॉर्मल एवरेज से ऊपर, उसको हम टैलेंट बोलते हैं। तो जिसके पास टैलेंट है वो कुछ भी ऐसा कर सकता है बिना ज्यादा एफर्ट लगाए भी। अब टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच चिल्ड्रन आर एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट। बच्चों को एनकरेज करा जाता है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। दे आर मोस्ट लाइकली टू सक्सीड बेस्ड ऑन सेलेक्टेड पैरामीटर्स। अब यहाँ पे बच्चों मेन रोल ना कोचेस का आता है। जैसे आप MS धोनी मूवी देखते हो, MS धोनी मूवी में देखते हो कि जो महेंद्र सिंह धोनी है वो गोल कीपिंग कर रहे होते हैं बहुत अच्छी, और गोल कीपिंग करते करते उनके कोच की नजर पड़ती है कि यार ये तो बहुत अच्छी बॉल पकड़ रहा है बढ़िया तरीके से, तो क्यों ना इससे विकेट कीपिंग कराई जाए। तो उसको बोलते हैं विकेट कीपिंग करेगा, और उसको फटाफट से ग्लव्स ला के देते हैं। तो उन्होंने वहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके बाद धीरे धीरे हायर लेवल्स पर उन्होंने खेलना शुरू करा, तो टैलेंट का डेवलपमेंट भी हुआ। आज देखो महेंद्र सिंह धोनी द लेजेंड बोलते हैं हम लोग उनको भी। तो कितनी जबरदस्त चीजें होती हैं अगर टैलेंट टाइम से आइडेंटिफाई हो जाए और उसका डेवलपमेंट हो जाए। आगे देखो क्या है बच्चों, आगे लिखा हुआ है द पैरामीटर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, कंसीडरिंग द चाइल्ड का करंट लेवल ऑफ फिटनेस है, मैच्योरिटी है। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करा जाए। अब बच्चों टैलेंट का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले क्या है बेटा, नंबर 1 इज टैलेंट डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब पहले तो आप डिटेक्ट करो, आप देखो कि किस तरीके से कौन से स्पोर्ट में बच्चा आपको अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो डिटेक्शन है, उसको डिटेक्ट कर लो। डिटेक्ट करने के बाद आइडेंटिफिकेशन करो। आइडेंटिफिकेशन का मतलब उसका पोटेंशियल देखो कि क्या ये अपनी उम्र में बाकियों से अच्छा कर रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन कर लो। आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके डेवलपमेंट पे फोकस करो। डेवलपमेंट का मतलब उसको धीरे धीरे ट्रेनिंग करना शुरू करो, उसको और अपर लेवल पे खिलाओ, उसको अपने से ऊपर वाले एज के ग्रुप में खिला के देखो, तो उसका डेवलपमेंट होता है ओवरऑल। फिर उसका सिलेक्शन होता है, बहुत सारों में से धीरे धीरे सिलेक्शन होता चला जाता है। एंड देन क्या होता है, फिर ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर का मतलब एक स्पोर्ट से दूसरे स्पोर्ट में, अलग अलग स्पोर्ट्स में ट्राई करता है। आप देखते हो क्रिकेटर्स को फुटबॉल भी खेल रहे होते हैं,
स्विमिंग भी कर रहे होते हैं, गोल्फ भी खेल रहे होते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड के मिचेल सैंटनर को जानते हो, बहुत अच्छे बॉलर हैं उनके, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में पता क्या लिखा हुआ है, फुल टाइम गोल्फर, पार्ट टाइम क्रिकेटर। अब बताओ, पार्ट टाइम क्रिकेटर। और यूजुअली जो स्पोर्ट्समैन होते हैं आप देखोगे कि वो हर स्पोर्ट अच्छा खेल रहे होंगे, रनिंग में भी अच्छे, साइकिलिंग में भी अच्छे, स्विमिंग में भी अच्छे, फुटबॉल में भी अच्छे, क्रिकेट में भी अच्छे। तो आप देखोगे कि एक आपके स्कूल में भी ऐसा कोई ना कोई बच्चा होता होगा जो स्पोर्ट्स में अच्छा है। आप देखोगे हर स्पोर्ट में ही अच्छा है यार ये तो वो टैलेंट होता है बच्चों सबका अपना अपना, राइट। तो सबसे पहले ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद क्यों इंपॉर्टेंट है टैलेंट को आइडेंटिफाई करना? नंबर 1, ताकि डिस्कवर हो सके, उसका रिकॉग्निशन हो चुके, आप उसको सामने ला सको, दुनिया के रिकॉग्नाइज कर पाओ। रिकॉग्नाइजिंग कर लोगे अगर आप अर्ली स्टेज पे, तो बच्चा एक्सट्रीम पे अपनी स्किल दिखा सकता है। ठीक हो गया बच्चों। कंपोनेंट्स क्या है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के? देखो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बच्चों। अगर आपको टैलेंट आइडेंटिफाई करना है तो बच्चों के अंदर ये चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजियोलॉजिकल में हम सारे के सारे बेसिक एट्रीब्यूट्स देखते हैं। उसकी फिजिक कैसी है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा है, वो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, पर्सनैलिटी कैसी है, बेसिक्स चेक करना, फिजियोलॉजिकल आ गया। फिर फिजिकल, ओवरऑल उसका आउटलुक चेक करो, फिजिक चेक करो। साइकोलॉजिकल, थॉट प्रोसेस चेक करो। टेक्निकल, गेम को लेके कितना टेक्निकल है वो। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि महेंद्र सिंह धोनी का जो माइंडसेट है, वो गेम को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तभी तो विकेट के पीछे खड़े खड़े कितने सारे गेम जीतते हैं। तो उनका माइंडसेट बहुत जबरदस्त है, गेम को समझते हैं। रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इनटेंजिबल्स, जो चीजें आपको दिखती नहीं है लेकिन गेम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीजें चेक करना, तब टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो सकता है बच्चों। ठीक हो गया। अब आता है बच्चों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल। देखो हम लोग जब किसी भी स्पोर्ट्समैन को आगे ले जाना चाहते हैं या टैलेंट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट होगा ट्रेनिंग से। अब ट्रेनिंग बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो साइकिल होती है वो होती है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 3 से 10 दिन की ट्रेनिंग, छोटे लेवल की ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं माइक्रो ट्रेनिंग। देन वी हैव मेजो। मेजो का मतलब फिर वीक से कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग हो जाना, मंथ्स के बाद फिर ईयर्स की ट्रेनिंग हो जाना, उसको बोलते हैं मैक्रो। तो ट्रेनिंग की 3 साइकिल्स बनी है। सबसे पहले छोटी छोटी ट्रेनिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। फिर ये होती है 3 से 10 दिन की। फिर डेज से मंथ्स की ट्रेनिंग होती है मीजो। फिर मंथ से ईयर्स की ट्रेनिंग होती है मैक्रो। तो 3 प्रकार की ट्रेनिंग्स होती हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट पीरियड्स ऑफ ट्रेनिंग ईयर, नेमली प्रेपरेटरी पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रेनिंग साइकिल्स। इन्हीं को हम माइक्रो, मेजो और मैक्रो साइकिल्स बोलते हैं। ठीक है। अब ये कैसे बनती हैं? सबसे पहले माइक्रो चेक करो। माइक्रो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों कि ये डेज में होती है। ठीक है, 3 से 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग यही होती है। सही हो गया बेटा। अगर कोई इंटरमीडिएट या हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स पर्सन है तो ये साइकिल 5 से 10 दिन चल जाती है। राइट, परफेक्ट है बेटा। अब ये जो माइक्रो ट्रेनिंग है, इसके अंदर हमारे पास 3 प्रपोर्शन चलते हैं, हाई, मीडियम या फिर लो लोड के। सबसे पहले 1:1। 1:1 का क्या मतलब होता है? हर दिन पहले हाई लोड, उसके बाद मीडियम लोड की ट्रेनिंग होगी। पहले हाई लोड की, फिर मीडियम लोड की। 2:1, या ऐसे हो सकता है 2 दिन हाई लोड, फिर 1 दिन मीडियम लोड। ठीक है। 3:1 ऐसे हो सकता है 3 दिन तक हाई लोड, उसके बाद मीडियम लोड या लो लोड। थोड़ा सा रेस्ट भी देना है बॉडी को। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको बस डेज पता होने चाहिए। माइक्रो हो गया। मीजो का होगा 3 से 6 वीक्स। 3 से 6 वीक्स का क्या मतलब हो गया बेटा? वही मंथ्स में पहुंच गया। अब हम 1 महीने में 4 वीक है ना, तो 1 से 1.5 महीने की साइकिल, उसको क्या बोल देते हैं हम? मीजो साइकिल। द पर्पज इज टू टैकल स्पेसिफिक ट्रेनिंग टास्क। वो टास्क क्या हो सकते हैं? कोई नई स्किल सिखानी है, मास्टरी करानी है। अब सपोज विराट कोहली जो है वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप 5th स्टंप लाइन पे बार बार आउट होता है, कि बाहर की बॉल है उससे रुका नहीं जाता, ड्राइव मारने के लिए जाता है, एज लगता है, स्लिप पे आउट हो जाता है, तो उसकी ये वाली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वो माइक्रो में नहीं होगा कि 4 दिन में हो जाएगा, उसको कम से कम 1-1.5 महीना उस पर फोकस करना पड़ेगा, बॉल देखना पड़ेगा, फुटवर्क पे काम करना पड़ेगा। वो अपने स्टांस को इंप्रूव करता है, उसको बाहर की बॉल लीव करना आना पड़ेगा। तो बहुत सारी इस तरीके की ट्रेनिंग उसकी होगी, तब इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, और उस पर वो काम भी कर रहे हैं, इतने सारे कोचेज हैं उनके पास। तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं? लर्निंग एंड एक्वायरिंग मास्टरी ऑफ स्किल्स, मेंटेनेंस एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस। अब देखो ये जो चीजें हैं ना बच्चों, ये मीजो के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? सबसे पहला सीखना और एक्वायर करना स्किल्स को। दूसरा स्टेबलाइज करना परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस जो आगे पीछे गई है ना उसको इंप्रूव करके स्टेबल करना। उसके बाद डेवलप करना
मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स। मोटर फिटनेस का मतलब होता है कि हमारा जो न्यूरो सिस्टम है, हमारी रिएक्शन एबिलिटी, हमारी नर्व्स की एबिलिटी, कितने अच्छे से हम अडेप्ट कर रहे हैं उसको डेवलप करना, किसी स्पेसिफिक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना। जैसे इंडियन टीम हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रही है तो उसकी कम से कम 1-1.5 महीने का कैंप लगा होगा, ट्रेनिंग हुई होगी प्रॉपर, राइट। ये हमारे पास इस तरीके की चीजें इसमें होती हैं। 4 वीक की मीजोसाइकिल बेस्ट मानी जाती है क्योंकि मिनिमम पीरियड है जिसमें एक चेंज हमें देखने को मिलता है। इसके बाद भी है मैक्रो बच्चों, ये सबसे बड़ी वाली साइकिल हो जाती है, 3 से 12 महीने तक चलती है ये, इसको हम मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो में कई सारी मीजोसाइकिल्स, कई सारी माइक्रो साइकिल्स आ जाती हैं ताकि अच्छे तरीके से कंपटीशन के लिए आप रेडी हो जाओ। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास वही 4 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। कौन कौन से? स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। स्ट्रेंथ तुम समझते हो पावर, एक स्पोर्ट में कितनी आप पावर लगा रहे हो, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। स्पीड समझते हो कितनी क्विकली आप कोई गेम कर रहे हो, इसके अंदर मेनली हम रेसेस की बात करते हैं, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 800 मीटर रेस, स्पीड से कोई स्पोर्ट करना है ना। या स्विमिंग ले लो, बहुत तेजी से आपको स्विम करना पड़ता है। उसके बाद आती है हमारे पास एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब कितने लॉन्ग टर्म तक आपका स्टेमिना, कितने ज़्यादा लंबे समय तक आप गेम खेल सकते हो। अब आपको टेस्ट मैच खेलना है तो बहुत तगड़ा एंड्योरेंस चाहिए, 2-2 दिन फील्डिंग करनी पड़ जाती है, बैटिंग ही नहीं आती, एंड्योरेंस चाहिए भाई, है ना। उसके बाद हमारे पास लास्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन कितना है बॉडी में, फ्लेक्सिबिलिटी कितना है, कितना इजीली आप अपनी बॉडी को तोड़ मोड़ पा रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा। योगा में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, राइट। अब इनके लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग और कैसे इंप्रूव होगा वो पढ़ना है, चैप्टर समाप्त। देखो सबसे पहले आ रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। सिंपल वर्ड, स्ट्रेंथ क्या है? एबिलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। हम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब जाते हैं उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं बच्चों। स्ट्रेंथ 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? डायनामिक स्ट्रेंथ और स्टैटिक स्ट्रेंथ। डायनामिक का क्या मतलब होता है बच्चों? डायनामिक का मतलब है आपको दिख रहा है कि जोर लग रहा है, आप बिल्कुल आईज से देख सकते हो कि जोर लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक स्ट्रेंथ। कि फॉर एग्जाम्पल ये डंबल है, अब मैं डंबल उठा रहा हूं तो दिख रहा है भाई कि पानी की बोतल है कि दिख रहा है कि भाई स्ट्रेंथ लग रही है, राइट। वहीं पे मैं क्या करूं, ये मेरे पास वॉल है तो मैं वॉल के पास ऐसे जान लगाए खड़ा हो जाऊं, आपको लगेगा शायद मैं नॉर्मल खड़ा हूं, लेकिन मैं तो जान लगा रहा हूं ना, वॉल को पीछे पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, हो नहीं रही। कौन सी स्ट्रेंथ है वो? स्टैटिक स्ट्रेंथ है। तो देखो सबसे पहले डायनामिक का दूसरा नाम क्या होता है? आइसोटोनिक। चाहे आप पुल अप कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, हमारे पास स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो हमारे पास क्या है, जैसे जैसे हम इसको करते हैं तो डिमिनिशिंग टेंडेंसी है, धीरे धीरे हम थकना शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। परफेक्ट, ओके, मूवमेंट्स विजिबल होती है, तो ये वाली स्ट्रेंथ हमें दिखाई देगी। अब डायनामिक 3 तरीके की होगी बच्चों। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम होता है कि एक इंसान ने अपनी सारी पावर लगा दी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो जिम में, डेडलिफ्ट तो सब समझते होंगे, ठीक है ना, या बेंच प्रेस कर रहे हो तो उसमें आप अपनी सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक चले जाते हो। तो मैक्सिमम तो ये है जब आपने अपना मैक्सिमम एफर्ट लगा दिया, इट मींस एक्सर्टिंग फोर्स अगेंस्ट रेजिस्टेंस इन द मैक्सिमल एफर्ट। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बोल रहा है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स में इसका फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सारे स्पोर्ट्स में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है तो हमें पढ़ना तो है ही। इसके बाद होती है हमारी बेटा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर आपने स्ट्रेंथ भी लगानी है और क्विकली भी करनी है कोई चीज, उसको एक्सप्लोसिव बोलते हैं कि स्ट्रेंथ भी लगी और क्विक भी करा। जैसे हमारे पास आता है वॉलीबॉल स्पाइकिंग। जब वॉलीबॉल हम खेल रहे होते हैं तो ऊपर जाके फटाफट स्मैश मारते हैं ना, तो जोर भी लगेगा और क्विकली भी करना पड़ेगा। बास्केटबॉल में जंप करनी है, स्प्रिंट इवेंट्स होते हैं बच्चों, तो इनमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगती है। इसमें क्या है, मूवमेंट जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है मोटर कोऑर्डिनेशन से, यानी कि इंटर एंड इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन, राइट। उसके बाद आता है बच्चों स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस में क्या है कि आपको जोर लगाना है और लंबे समय तक लगा के रखना है, काफी लॉन्ग टर्म तक आपको लगा के रखना है। जैसे हमारे पास इसके अंदर स्विमिंग होता है, जोर लगाना है लंबे समय तक। डिस्टेंस साइकिलिंग होती है, काफी लंबे समय तक हमें साइकिलिंग करनी है। तो इस तरीके की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो मैक्सिमम कौन सी है, जिसमें आपको बस अपना जोर लगा देना है। एक्सप्लोसिव कौन सी है, स्ट्रेंथ के साथ स्पीड। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कौन सी है, स्ट्रेंथ के साथ ज्यादा लंबे समय तक लगनी चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद स्टैटिक होती है। स्टैटिक मैंने आपको बताया जो पता नहीं चलता लेकिन तब भी लग रही होती है स्ट्रेंथ। इट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जैसे आप प्लैंक कर रहे हो, अब आप प्लैंक में नॉर्मली कोई दूर से देखा कि यार बड़ा आसान है, लेकिन कोर मसल पे जो इंपैक्ट पड़ रहा होता है ना, वो जो कर रहा है प्लैंक उसी को पता है।
तो प्लैंक हो गया, योगा आसन हो गए, सामने से बड़े आसान लगते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब स्ट्रेंथ लग रहा होता है ना, वो उसी को पता है जो कर रहा है। इसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं बच्चों। अब स्ट्रेंथ को बाबू कैसे डेवलप कर सकते हैं हम लोग? तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 2 प्रकार की एक्सरसाइजेस बताई गई हैं। अब सर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए 2 प्रकार की एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं? एक है आइसोमेट्रिक, एक है हमारे पास आइसोटोनिक। फिर से अभी ऊपर भी आया था, देखो ये देखो ये आया था ना, इसको हम क्या बोल देते हैं? डायनेमिक को हम बोलते हैं आइसोटोनिक, और स्टैटिक को हम लोग क्या बोल रहे थे? आइसोमेट्रिक, राइट। तो ऐसे ही डेवलप करने के लिए हमारे पास आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वो हैं जिनके अंदर आपको डायरेक्टली कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा होता। आपको लगेगा यार कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा, लेकिन तब भी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है। जैसे वही जब आप प्लैंक करते हो तो पता नहीं चल रहा होता, या आप बहुत सारे योगा आसन्स कर रहे होते हो तो पता नहीं चल रहा होता, लेकिन स्ट्रेंथ डेवलप हो रही होती है। तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो पता नहीं चलेगा लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करती ही करती हैं। देखो लिखा हुआ है, these are the exercises that are not visible as there are no direct movements, therefore isometric exercises cannot be observed। ठीक हो गया बेटा। these exercises involves, जैसे pushing of a wall है, ठीक है, इसके अंदर मसल्स जो हैं वो टेंशन अगेंस्ट द अदर ग्रुप ऑफ मसल लगा रही होती है, तो आपको पता नहीं चलता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक। फिर आइसोटोनिक कौन सी होती है? आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है जो आपको दिख रही है, जो आप इजीली देख सकते हो, जैसे रनिंग कर रहे हो, जंपिंग कर रहे हो, ठीक है, वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो दिख रहा है यार कि हाँ ये ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी क्योंकि बंदा डेली जिम जाके वेट लिफ्ट कर रहा है, पता चलेगा कि यार इसकी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, राइट। इसके बाद होती है आइसोकाइनेटिक। सर आइसोकाइनेटिक कौन सी होगी बच्चों? आइसोकाइनेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। सर दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हो गया कि अल्टीमेटली हम इसमें क्या करते हैं, एक जगह स्टैटिक हो गए, एक जगह स्टिल हो गए, और स्टिल होने के बाद मूवमेंट कर रहे हैं, यानी बॉडी तो आपकी स्टिल है, पता नहीं चल रहा कि स्ट्रेंथ लग रही है, और फिर आप मूवमेंट भी कर रहे हो। जैसे लेग्स की एक्सरसाइज कर रहा है चिंटू, तो लेग्स की एक्सरसाइज जब ये कर रहा है तो इसकी पूरी बॉडी स्टिल है, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं लग रही, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ लग रही है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आइसोकाइनेटिक। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे पेरिन एंड इन्वॉल्व्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसको हम आइसोकाइनेटिक बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ गया एंड्योरेंस। सर एंड्योरेंस क्या होता है? एंड्योरेंस का मतलब आप कितने लंबे समय तक कोई गेम खेल सकते हो, कितने आपके अंदर स्टेमिना है। आप जब हम लोग इवन जैसे किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, जैसे हम लोग पूरी फैमिली के साथ माता वैष्णो देवी गए थे, अभी कई साल पहले गए थे, तो उस टाइम पे क्या था, पूरी फैमिली गई, तो हम लोग तो फटाफट चढ़ गए, और मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे वो बेचारे बहुत थक गए, वो चढ़ ही नहीं पाए। तो हमने देखा कि सब एक जैसा खाना खाते हैं, सब लोग एक ही एज के हैं, लेकिन स्टिल कुछ लोग जल्दी से आसानी से स्टेयर्स चढ़ गए, कुछ लोग थक गए, कुछ लोग तो जा ही नहीं पाए। उन्होंने बोला एकदम नहीं जा सकते, कल जाएंगे भाई, हाँ हालत खराब है हमारी, हम नहीं जा सकते, थक गए बेचारे बुरे तरीके से। एंड्योरेंस का इंपैक्ट होता है बच्चों। एंड्योरेंस में क्या होता है कि आप कितने लॉन्ग टर्म तक कोई गेम खेल सकते हो, आपका स्टैमिना कितना बढ़िया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी फॉर अ मोर एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब एंड्योरेंस जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द एक्टिविटी, किस तरीके का गेम है, ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, कितने ज्यादा टाइम तक आपको खेलना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस मैंने आपको बताई दिए 2, कौन कौन से होंगे? नेचर के आधार पे, काइंड ऑफ एक्टिविटी के आधार पे। अब नेचर में सबसे पहले क्या है बच्चों? नेचर में सबसे पहले हमारे पास बेसिक एंड्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस बोल रहा हूँ बिजनेस स्टडीज पढ़ा के यहाँ भी इंश्योरेंस याद आ गया। जनरल एंड्योरेंस और स्पेसिफिक एंड्योरेंस। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास जनरल एंड्योरेंस होता है, जनरल का मतलब होता है कि किसी स्पोर्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जनरली एक इंसान में इतना एंड्योरेंस तो पाया ही जाता है। सपोज आपको 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ के जानी है, तो आप लोग देखोगे उसमें भी कुछ लोग थक जाएंगे, कुछ लोग फटाफट चढ़ जाएंगे, लेकिन सब लोग चढ़ ही जाएंगे यार। तो वो जनरल एंड्योरेंस है जो जनरली आपको एक इंसान में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बेसिक है जिसमें थोड़ा सा जनरल से ज्यादा एक इंसान देख रहा है। बेसिक लाइक 30 मिनट्स तक का कोई साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग कर सकता है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही उसको, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बेसिक एंड्योरेंस। जनरल जो बिल्कुल जनरली शॉर्टर टाइम का है, और स्पेसिफिक होता है जो किसी स्पोर्ट के लिए स्पेसिफिकली तैयार किया गया है किसी को, उसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक एंड्योरेंस। तो देखो सबसे पहले बेसिक देख लो। बेसिक क्या है सर?
दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रेजिस्ट फटीग, फटीग का मतलब होता है थकना, तो उसको थकना नहीं है, इन विच द लोड इज ऑफ मीडियम इंटेंसिटी, बहुत ही मीडियम इंटेंसिटी का होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स दैट इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ मसल्स एट अ स्लो पेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 मिनट्स। तो 30 के आसपास अगर हमारा एंड्योरेंस है तो उसको हम बोल देंगे बेसिक एंड्योरेंस। जनरल क्या है बेटा? जनरल है जो हम जनरली हमें देखने को मिलता है, ये किसी भी स्पोर्ट से स्पेसिफिक नहीं है, ये डेवलप किया जा सकता है जनरल एक्सरसाइजेस से। तो इसके अंदर हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों? इसके अंदर हम लोग ले लेंगे भाई एक इंसान नॉर्मल वॉक कर रहा है, नॉर्मल थोड़ा बहुत साइकिल चला रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल एंड्योरेंस। स्पेसिफिक क्या है बच्चों? स्पेसिफिक है जो किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए किसी ने डेवलप करा है। अब कोई ओलंपिक्स के लिए स्विमिंग की तैयारी कर रहा है तो स्विमिंग में भाई एंड्योरेंस तो चाहिए, काफ़ी लॉन्ग अच्छा पूल होता है उसके अंदर ओलंपिक के लिए, तो आपको वहाँ के लिए अच्छा एंड्योरेंस भी चाहिए, तो स्पेसिफिकली ट्रेनिंग करके डेवलप किया गया है। एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए ना बच्चों सबसे ज़्यादा रेसेस, लोग मैराथन्स करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है कि भागना दौड़ना, इससे एंड्योरेंस डेवलप होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद ड्यूरेशन की बात करें बच्चों अगर, तो ड्यूरेशन में क्या है? टाइम पीरियड के हिसाब से। इसके अंदर हम रेसेस की बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें सबसे पहले स्पीड ड्यूरेशन, स्पीड एंड्योरेंस की, तो स्पीड एंड्योरेंस में आपको क्या करना है कि उन रेसेस की तैयारी करनी है जिसमें क्विकली भागना होता है, बहुत तेजी से फटाफट 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 भागना है 45 सेकंड तक की। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन अ साइक्लिंग एक्टिविटी दैट लास्ट अप टू 45 सेकंड्स। ठीक है, इसमें हम 400 मीटर की स्प्रिंट को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। अगर 45 सेकंड से 2 मिनट तक आ जाए तो उसको हम शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस बोलते हैं। तो स्पीड कौन सा है? 45 सेकंड तक, 45 सेकंड से 2 मिनट तो शॉर्ट टर्म, 2 मिनट से आगे बढ़ के 10-11 मिनट तक मीडियम टाइम एंड्योरेंस बोल दूंगा। लॉन्ग टाइम कौन सा होगा? जो 11 मिनट से भी ज्यादा होगा, उसको हम लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस बोल देंगे। तो ध्यान रखो, सबसे पहले जो 400 मीटर की एक स्प्रिंट है उसके लिए 45 सेकंड तक का जो एंड्योरेंस चाहिए, तो स्पीड एंड्योरेंस, इसके अंदर मेनली स्पीड का ही गेम है बच्चों, मेनली इसमें स्पीड का ही गेम है। 45 सेकंड से 2 मिनट तक शॉर्ट टर्म। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 800 मीटर रन हम कंसिडर कर सकते हैं। मीडियम टर्म में हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? 1500 मीटर से 3000 मीटर रन। ठीक है, ये 2 से 11 मिनट तक का हिसाब किताब होता है। और यहाँ पे क्या है, जो 11 मिनट से भी ज़्यादा है इसको हम लॉन्ग टाइम एंड्योरेंस बोल देते हैं। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आ रहा है कैसे आप डेवलप कर सकते हो एंड्योरेंस को। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर मेनली जो है ना वो रनिंग का काम है, भागने से ही एंड्योरेंस डेवलप होता है बच्चों। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस मेथड है, इंटरवल मेथड है, रेपिटिशन मेथड है। कॉन्टिन्यूस का मतलब बिना ब्रेक के कॉन्टिन्यूस रनिंग करी जा रही है, उसको हम कॉन्टिन्यूस मेथड बोलते हैं। इंटरवल का मतलब है बीच बीच में ब्रेक ले लेके रनिंग करी जा रही है, उसको हम इंटरवल मेथड बोलते हैं। और रिपीटिशन मेथड का मतलब होता है कि आपने अपने लिए एक बेस्ट मेथड पहले चूज करा, जो भी आपको बेस्ट लगा, फिर उसका रेपिटेटिव मोड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो एंड्योरेंस डेवलप करने के लिए, उसको रेपिटेटिव मेथड बोल देते हैं। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इन्हें 1 बाय 1 पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आ रहा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब होता है? दिस मेथड इज अबाउट कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक्सरसाइज इज डन फॉर अ लॉन्गर टाइम विदाउट एनी रेस्ट। कॉन्टिन्यूस है ना, देखो नाम में ये रेस्ट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली चलते रहना है, बिकॉज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी इज लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं? स्लो कॉन्टिन्यूस। स्लो का मतलब धीरे 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 धीरे, मतलब वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, साइकिलिंग करना, धीरे धीरे करना, लेकिन ताकि आपका धीरे 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 एंड्योरेंस डेवलप हो सके। द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट अ सर्टेन स्पीड without any break for a long duration. The speed is usually determined according to heart rate. Duration should not be less than 30 minutes. कम से कम 30 मिनट तो होना चाहिए। इसमें हम वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर बेटा क्या क्या इफेक्ट आएगा? इफेक्ट बच्चों मोस्टली सब में सेम चलेंगे, तो एक के तुमने याद कर लिए, सब में लिख देना, चल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ये मेनली आपको हेल्प करेगा मसल्स पे, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े साइकिक और पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे मेटाबॉलिज्म पे भी। जैसे मसल ग्लाइकोजन डेवलप होगा, लीवर ग्लाइकोजन बेटर होगा, कैपिलरीज आपकी अच्छी डेवलप होंगी, उसके साथ साथ नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़िया होगा, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, मसल्स अच्छी डेवलप होंगी, टोन्ड होंगी, फैट कम होगा,
ये सब बच्चों हम लोग इसके बेनिफिट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड। फास्ट कॉन्टिन्यूस मेथड देखो, ऊपर वाला स्लो था तो 30 मिनट तक करना था, ये फास्ट है तो 20 मिनट के आसपास का ये होता है। इसके अंदर स्पीड का फर्क पड़ता है। द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड कंपैरेटिवली फास्ट बट द स्पीड रिमेन्स यूनिफॉर्म। आपको थोड़ा सा तेज करना है लेकिन स्पीड कैसी रहनी चाहिए, यूनिफॉर्म रहनी चाहिए। हार्ट रेट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग शुड बी बिटवीन 160 से 180 बीट्स। आपकी जो हार्ट रेट है, आप इस तरीके की किसी डिजिटल वॉच से मेजर कर सकते हो, वो 160 से 180 बीट्स के बीच में रहने वाली है। ठीक हो गया बेटा। इसके इफेक्ट्स भी देखो वैसे ही हैं। इंप्रूविंग VO2 मैक्स के लिए बेटर है। उसके बाद आपके मसल्स में जो एबिलिटी है ऑक्सीजन कंज्यूम करने की, वो अच्छी होती है। साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होता है, हार्ट के लिए अच्छा है। एनारोबिक कैपेसिटी भी आपकी अच्छी हो जाती है। वेरिएबल पेस मेथड क्या होता है बच्चों? वेरिएबल पेस मेथड होता है कि आप पहले एक स्पीड से चल रहे हो, फिर थोड़ा स्लो डाउन करोगे, फिर एक स्पीड से चलोगे, फिर थोड़ा स्लो डाउन करोगे, मतलब वेरिएबल है। देखो लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड एट अ चेंजिंग पेस बट दिस चेंज इन स्पीड इज प्री प्लान्ड। पहले से ही प्री प्लान्ड होता है। द हार्ट रेट यूजुअली रेंजेस बिटवीन 140 से 180 चलता है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस मेथड। और द ड्यूरेशन ऑफ दिस मेथड में रेंज फ्रॉम 15 मिनट से 1 आवर। ठीक हो गया बेटा। इसमें भी देखो लगभग वही सारी चीजें। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे पास आ रहा है फार्टलेक मेथड। ये फार्टलेक मेथड में क्या होता है सर? इसमें देखो, इसको भी हम बोलते हैं स्पीड प्ले करना। इसमें भी हम क्या बोलते हैं? स्पीड प्ले। इन अदर वर्ड्स दिस इज एन अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल पेस मेथड। देखो जो हमने ऊपर वेरिएबल पढ़ा ना कि आप कम ज्यादा कर सकते हो, उसी का एक और वेरिएशन है ये। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फार्टलेक मेथड में स्पीड जो है वो प्लान्ड नहीं होती। वेरिएबल में प्लान्ड था कि हम इतनी 15 मिनट स्पीड पे चलेंगे, फिर अगले 5 मिनट इस पे, फिर अगले 15 इस पे, फिर अगले 5 इस पे। इस पे ऐसा कोई प्लान्ड नहीं होता, ठीक है। जो एथलीट है वो अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से, अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, अपनी फीलिंग के हिसाब से, वो कितना थका है, कितना वो अच्छे से ब्रीद कर पा रहा है, उस हिसाब से स्पीड को चेंज करता है, ठीक है। एथलीट चेंज द स्पीड ऑफ हिज ओन अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन टेरेन, सराउंडिंग, फीलिंग्स, ठीक है बेटा। इसमें भी वही है, वेट लॉस होता है, एक्सीलेंट टेस्ट है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का, स्पीड बढ़ती है, जो चीजें पीछे पड़ी लगभग सेम वही सब में चल रही है। ठीक हो गया बेटा। तो 4 मेथड हो गए देखो हमारे पास कॉन्टिन्यूअस में, जिससे आप एंड्योरेंस डेवलप कर सकते हो। फिर इंटरवल में क्या होगा? रुक रुक के करेंगे। आओ जरा इंटरवल देखते हैं। इंटरवल मेथड, इट इज द मोस्ट वर्सेटाइल मेथड यूज फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस। इस मेथड में बच्चों एक्टिविटी प्रैक्टिस करी जाती है हाई इंटेंसिटी पे। इसके अंदर ज्यादा जोर लगता है लेकिन ब्रेक होता है बीच के अंदर, तो हाई इंटेंसिटी पे होगी, विद इंटरवल्स होगी और ब्रेक्स होगी, ठीक है। मतलब आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करी, आपने बीच बीच में ब्रेक ली, ठीक है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जिम में करते हैं, तो जिम में जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो बीच बीच में हमें ब्रेक मिलता है ना, कि एक सेट लगाया फिर ब्रेक कर लिया, फिर एक सेट लगाया फिर ब्रेक लिया, फिर एक सेट लगाया फिर ब्रेक लिया। तो उससे भी तो हमारा एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, वो विद इंटरवल्स हो रहा है। वो यहाँ पे यही है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट work should be done with sufficient speed and duration so that the heart rate goes up to 180 beats per minute. After this एक ब्रेक होना चाहिए ताकि आपका हार्ट रेट थोड़ा सा ड्रॉप हो और फिर आपको दोबारा शुरू करना है, ठीक है। इससे सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा होगा, एरोबिक कैपेसिटी बढ़ेगी, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस अच्छा होगा और VO2 मैक्स फिर से बढ़ने वाला है। इसके बाद बच्चों वी हैव रिपीटिशन मेथड। रिपीटिशन क्या है? हाई इंटेंसिटी रहने वाली है, 90 से 100% ऑफ वर्क, ठीक है। इसमें बेटा मैं ना अपने लिए एक बेस्ट मेथड ढूंढ लेता हूं कि क्या मुझे सूट कर रहा है, फिर मैं उसको रिपीटेटिवली परफॉर्म करता हूं। जैसे मैंने बोला कि जिम में मैं गया, मैंने देखा कि यार मैं पहले 3 सेट्स का वार्म अप करता हूं, फिर मैं जब प्लैंक करता हूं तो प्लैंक मैं 2 मिनट तक कर पा रहा हूं, एक प्लेट अपनी कमर पे रख के, ठीक है। और फिर मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं, फिर ब्रेक कितनी देर का ले रहा हूं, वही मैं रेपिटेटिवली फोकस करूंगा उस चीज को करने में, कि मुझे पता चल गया कि यार 2 मिनट का प्लान करना है, फिर मेरी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, फिर मैं 30 सेकंड्स का ब्रेक लूंगा, फिर मेरी एफिशिएंसी वापस आ जाएगी। तो उसको रेपिटेटिवली करूंगा ताकि बॉडी उस चीज को अडॉप्ट कर पाए और मेरा एंड्योरेंस बढ़े। ठीक हो गया बच्चों, ये इसमें आ जाता है। अब आ गया हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या है बच्चों? स्पीड है कितनी तेजी से आप कोई काम कर रहे हो। इसको हमने मीनिंग हमने पीछे पढ़ लिया कई बार, स्क्रीनशॉट ले लो सीधा। कितने तरीके की स्पीड होगी बच्चों? 5 तरीके की स्पीड होगी सर।
सबसे पहले होती है रिएक्शन, आप कितने तेजी से किसी चीज पे रिएक्ट कर रहे हो, है ना। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है, आपका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, स्लिप में खड़ा हूँ, एज लगा, कितनी जल्दी मैं रिएक्ट करूंगा कैच पकड़ने के लिए, इधर भी आ सकता है, 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 डाई भी मारनी पड़ सकती है। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कितना क्विकली आपने रिएक्ट करा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज आप बैटिंग कर रहे हो, ठीक है, मैं सपोज ऐसे बैटिंग कर रहा हूँ, सही है, सामने वाला बॉलर मेरे सामने है, मैंने थोड़ा सा शफल करा, मुझे दिखा कि इन स्विंग करेगा, इन स्विंग करा तो मैं बड़े आराम से उसको फ्लिक करा के फाइन लेग खेल गया या इधर डीप मिड विकेट पे खेल गया। तो मेरा रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा भी स्लो होऊंगा बोल्ड हो जाऊंगा, राइट। अब सपोज वो आउट स्विंग कर रहा है, तो आउट स्विंग में मैं अपना फ्रंट लेग निकाल के कवर करके या तो लीव कर दूंगा या फिर मैं ड्राइव के लिए जाऊंगा। तो लंबी बॉल अगर मुझे दिख रही है कि सामने आ रही है, तो मेरा वहां पर रिएक्शन बॉडी का कितना बढ़िया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हल्का सा मैं लेट हो गया अगर शॉट खेलने में, तो एज लग जाएगा, कीपर के पास आउट हो जाऊंगा, स्लिप पे आउट हो जाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिएक्शन एबिलिटी। एक्सेलरेशन, आप खुद को कितना तेजी से एक्सेलरेट करते हो। जैसे हम लोग 800 मीटर का रन देखते हैं, तो बड़ा रन है यार, उसके अंदर आपको एक्सेलरेशन देखना होता है कि शुरू में ही तेज भागूं, आखिरी में जाते जाते थक जाओगे। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो शुरू में थोड़ा स्लो चलते हैं, फिर वो धीरे धीरे एक्सेलरेट कर लेते हैं अपने आपको 300-400 मीटर के आसपास, फिर तेजी से भागते हैं। एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट स्पीड का क्या मतलब होता है कि आप कितनी तेजी से एक सिंगल मूवमेंट को परफॉर्म कर पा रहे हो, कि अगर आपको एक मूवमेंट परफॉर्म करना है तो कितनी क्विकली कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकोमोटर एबिलिटी का क्या मतलब होता है, लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब होता है कि आप कितनी देर तक एक पर्टिकुलर स्पीड मेंटेन कर पा रहे हो, उसको लोकोमोटर बोल देते हैं। जैसे 100 मीटर 200 मीटर का रन है, तो उसमें ऐसा नहीं आप कम ज्यादा नहीं कर सकते, काफी टाइम तक आपको फटाफट से उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद होता है हमारे पास स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस वही है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, स्पीड प्लस एंड्योरेंस। आओ जरा अब आपको पांचों एक बार दिखा दूं। देखो सबसे पहले आता है रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन जैसे मैंने आपको बताया, द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली, राइट। ये एंटायरली डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पे। वही जैसे हम लोग स्विमिंग में देखते हैं, सारे के सारे एथलीट्स रेडी हैं, सही है, और सीटी बजी एकदम शू और पूरी तेज फटाफट से गए, तो उसको हम लोग वहां पर रिएक्शन एबिलिटी को कंसीडर करके चलते हैं। फिर एक्सेलरेशन की एबिलिटी टू अचीव अ हाई लोकोमोशन स्पीड फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। आपने किस तरीके से खुद को एक्सेलरेट करा। आप जब आप क्रिकेट देखते हो तो आप कई बॉलर्स को देखते होगे, शुरू में धीरे भागेंगे, फिर तेज भाग के एकदम बॉल फेंक देंगे, तो वहां पे क्या है, हम एक्सेलरेशन को देखेंगे। देन वी हैव मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड में क्या होता है बच्चों, मूवमेंट स्पीड कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू परफॉर्म अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम। कम से कम टाइम में आप एक सिंगल मूवमेंट कितनी जल्दी कर पा रहे हो। लोकोमोटर एबिलिटी, द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड व्हेन इन मोशन, ठीक है या नहीं है। जैसे कि स्पीड स्केटिंग होती है, शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं साइकिलिंग में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, सॉरी स्पीड और एंड्योरेंस, जिसमें स्पीड के साथ साथ एंड्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया बच्चों। सर स्पीड कैसे डेवलप होगी, बेटा स्पीड के लिए भी भागना पड़ेगा। एक होते हैं एक्सेलरेशन रन्स और एक होते हैं हमारे पास पेस रन्स। एक्सेलरेशन रन्स कौन से होते हैं कि हमें धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है, और पेस रन्स होते हैं क्विकली भागना है। तो देखो एक्सेलरेशन में क्या लिखा हुआ है, यूजुअली अडॉप्टेड टू डेवलप स्पीड स्पेशली इन अटेनिंग मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। देखो जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 100 मीटर की स्प्रिंट है, तो हमें स्ट्रेस करना है टेक्निक ऑफ स्टार्ट पे, कि आप कितनी तेजी से करोगे, क्योंकि 100 मीटर तो छोटा सा डिस्टेंस है, फटाफट खत्म हो जाएगा। तो आपका स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा पहले स्लो स्पीड पे और फिर धीरे धीरे उसको तेजी से बढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद पेस रन्स क्या होता है, पेस रन्स का मतलब है कि आपको पूरा डिस्टेंस जो है कांस्टेंट स्पीड पे भागना है, राइट। इन पेस रन्स एन एथलीट रन्स द रेस विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत बढ़िया। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी देखो चिंटी जो है योगा कर रही है, कितनी बढ़िया फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आप क्या देखते हो, फ्लेक्सिबिलिटी में आप ये नोटिस करते हो कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप कितने ज्यादा लचीले हो, आपकी बॉडी के अंदर कितना, ये जैसे चिंटी है, अब इसने ये मोशन कर लिया, हम तो नहीं कर सकते भाई, हमारी कमर में दर्द हो जाएगा हम इस तरीके से करने लगेंगे, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके की है। तो ये योगा जो लोग करते हैं ना, उनके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत देखने को मिलती है। देखो यहाँ पे क्या है, इट इज द रेंज ऑफ मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, राइट। इसको हम लोग वही रेंज ऑफ मोशन जैसे मैंने आपको बताया, तो इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद ग्रेटर रेंज। ठीक हो गया बेटा। अब कितने तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होती है देखो जरा फटाफट से। सबसे पहली होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरी होती है हमारे पास एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो
पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको किसी पार्टनर की हेल्प से वो आपको हेल्प करेगा। कि एक तो है कि मैं खुद ही फ्लेक्सिबिलिटी ले रहा हूँ, मतलब मैं खुद ही अपने आप में, जैसे मैं स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ कि मैं अपनी मसल्स को स्ट्रेच कर रहा हूँ, शोल्डर्स हो गए, एल्बोज हो गए, मैं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के कर पा रहा हूँ, उसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं पे बहुत सारी ऐसी योगा पोजीशंस होती हैं, योग आसन्स होते हैं जहां पे आपको एक कोच की जरूरत लेनी पड़ती है, वो आपकी हेल्प करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में, बढ़ाने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो यहां क्या है, द एबिलिटी टू डू द मूवमेंट्स विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प, किसी आउटसाइड हेल्प से, उसको हम बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होगी विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, राइट, ये एक्टिव से हमेशा ज्यादा होगा। अब एक्टिव क्या है, जब आप खुद करते हो, टू डू अ स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है जो हम खुद कर रहे हैं वो दो पार्ट्स में बांटी गई है, स्टैटिक और डायनामिक। अब देखो जरा, जो स्टैटिक है इसको हम क्या बोलते हैं कि जब एक इंसान एक स्टैटिक पोजीशन पे है कि सीधा मैं ऐसे सपोज नॉर्मल खड़ा हुआ हूं, मैं एक स्टैटिक पोजीशन पे हूं, अब मैं खुद की फ्लेक्सिबिलिटी में इधर से मसल स्ट्रेच कर रहा हूं, मैं इधर से खुद की ये वाली मसल स्ट्रेच कर रहा हूं, इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, तो ये जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स की, ये जो मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है मसल्स की, ये कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स्ड खड़े खड़े कर रहा हूं, इसको बोलता हूं मैं क्या, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी। It is usually required by a sports person when he or she is in a static position, डाइविंग में, सिटिंग में, लाइंग में, ठीक है। और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, जो आपको मूवमेंट्स के साथ साथ करनी है। बहुत सारे योगा आसन आप खुद कर लेते हो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के, लेकिन आपका बॉडी मूव करता है उस सिनेरियो में, उसको हम क्या बोल देते हैं, डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक हो गया बच्चों, तो यहाँ पे पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, इसमें स्टैटिक और डायनेमिक हो गया। अब सर हम फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस पे सबको काम करना चाहिए। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले बैलिस्टिक मेथड, फिर स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड, डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड, एंड देन वी हैव PNF टेक्निक। इन सबको एक बार देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है, जब आप अपनी बॉडी में कोई भी चीज प्रॉपर स्विंग में परफॉर्म कर रहे हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शोल्डर्स में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, तो मैं इस तरीके से बाहर की तरफ एंड देन अंदर की तरफ विद अ स्विंग चल रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से एक फ्लो में चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलिस्टिक मेथड या बैलिस्टिक मूवमेंट। अंडर दिस मेथड द मूवमेंट इज परफॉर्म विद अ स्विंग इन अ रिदमिक वे। मतलब आप किसी बॉलर को देखोगे, जब वो क्रिकेट खेल रहा होता है तो वो क्या करेगा, वो इस तरीके से फ्लो में आएगा और एक बढ़िया तरीके से बॉल करेगा। आप देखोगे वो बॉलिंग करने से पहले इस तरीके से अपनी बॉडी को पूरा अच्छे से वार्म अप करते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है यहाँ पे भी, तभी तो बॉलिंग कर पाएंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द रिलेटेड जॉइंट्स इज स्ट्रेच्ड विद अ स्विंग, स्विंग की तरीके से होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि आप एक जगह पे रुके हुए हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, आप स्टैटिक स्ट्रेचिंग में देखो, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक जगह पे रुके हुए हो और आप स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और फिर मैं ये इस तरीके से स्ट्रेच कर रहा हूँ जो मैंने पीछे करा था, ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, राइट। इसके बाद क्या है, देखो पहले स्टैटिक पढ़ लो। स्टैटिक में क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन। तीसरा क्या आता है, डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, इसके अंदर कंट्रोल्ड लेग स्विंग्स हो सकती हैं, आर्म स्विंग्स हो सकती हैं, जिसके अंदर आप जेंटली क्या करते हो, अपनी रेंज ऑफ मोशन के ऊपर काम करते हो। जितनी भी योगा एक्सरसाइजेस हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं डायनामिक स्ट्रेचिंग का पार्ट हो जाती हैं, अगर आपका ओवरऑल लेग या आर्म स्विंग हो रहा है, ठीक है। बैठे बैठे कर रहे हो तो फिर तो वो स्टैटिक स्ट्रेचिंग में आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। अब देखो बच्चों, ये जो है ये नॉर्मल एथलीट्स नहीं करते, ये प्रो एथलीट्स करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है वो ही प्रोप्रायोसेप्टिव है। दिस इज यूज्ड बाय एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जितने भी एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ देयर कोच, विद द हेल्प ऑफ देयर गुरु तभी कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर पाते। इसके अंदर आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बढ़िया तरीके से, मैक्सिमम मसल कॉन्ट्रैक्शन और फिर मैक्सिमम रिलैक्सेशन। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर। बहुत जल्दी इसमें आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज।
कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का क्या मतलब होता है बच्चों? कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना। कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने का मतलब जैसे आपका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है कि आपको क्या करना है, क्रिकेट खेलना है, ठीक है। अब जब आपको क्रिकेट खेलना है तो कैसे सिखाई जाती है आपको बैटिंग? कि भैया सबसे पहले तो आपका स्टांस बहुत स्टेबल होना चाहिए, आपका हेड बहुत स्टेबल होना चाहिए। उसके बाद जब बॉल आपके पास आ रही है तो आपको अपने आई को कोऑर्डिनेट करना है, बॉल को लास्ट मोमेंट तक देखना है। जब वो आ जाएगी उसके बाद आपका हाथ भी चल रहा है, हेड पोजीशन भी चल रही है और हाई एल्बो के साथ ड्राइव करनी है, हमेशा ड्राइव विद हाई एल्बो। तो देखो मेरी एल्बो भी काम कर रही है, मेरी आईज भी काम कर रही है, मेरी ओवरऑल बॉडी भी काम कर रही है, बैलेंस भी काम कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कि जब एक बॉडी कोऑर्डिनेशन बना के अलग अलग मसल्स को यूटिलाइज करके कोई एक्शन परफॉर्म करती है, वो मेरी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज से होता है। स्विमिंग में ऐसा ही होता है, देखो हाथ भी मूव कर रहे हैं, लेग्स भी मूव कर रहे हैं, बैक आपकी बहुत अच्छी बेंड रहती है, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, These are those abilities which enable the individual to do various activities properly as well as efficiently। कितने तरीके की एबिलिटीज होती हैं बच्चों? बहुत आसान है। सबसे पहले होती है हमारे पास ओरिएंटेशन एबिलिटी। अब ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं बच्चों? ओरिएंटेशन बोलते हैं जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के सामने या ग्रेविटी के रिलेशन में या किसी ओपोनेंट के रिलेशन में कोई भी काम करते हो तो इसको हम ओरिएंटेशन एबिलिटी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई बॉक्सर है, वो मुझे हिट कर रहा है, ठीक है, और मैं उसके सामने अपनी अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ कि उसने मुझे पंच करा, मैंने डिफेंस करा, या मैं हटा, तो ओरिएंटेशन है ना, मेरी आईज काम कर रही है, मेरी मसल्स काम कर रही है, मेरा ब्रेन न्यूरोसेंस बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ओरिएंटेशन एक्टिविटी है द एबिलिटी टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स इन टाइम एंड स्पेस विद रिलेशन टू अगेंस्ट द ग्रेविटी या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के सामने, ओपोनेंट के सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कपलिंग एबिलिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? कपलिंग का मतलब जब आपके मल्टीपल ऑर्गन्स जो हैं या मल्टीपल पार्ट्स जो हैं वो ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, ये कपल से आया है, या दो दो चार चार लोग मिलके कर रहे हैं। इट इज द एबिलिटी टू कंबाइन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म परफेक्ट स्पोर्ट्स मूवमेंट। जैसे बॉक्सिंग हो गया, मूवमेंट ऑफ हैंड्स, हेड, ट्रंक, फीट एक साथ चल रहा है तो कपलिंग एबिलिटी में आ जाएगा। उसके बाद रिएक्शन एबिलिटी, कितनी तेजी से आप रिएक्ट कर रहे हो किसी भी चीज पे। अगर आप रिएक्शन नहीं कर पाओगे तो आप गेम हार जाओगे, है ना। जैसे हम वो देखते हैं कुश्ती में देखते हैं कि सामने वाले ने आपके ऊपर जो टेक्निक अपनाई, आपको उसको ब्लॉक भी करना है, उसको पटकना भी है, वो अलग अलग रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो रिएक्शन एबिलिटी इसको बोलते हैं। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है बेटा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है कि आपको फटाफट से रिएक्ट कर देना है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू रिएक्ट इमीडिएटली इन ऑलरेडी डिटरमाइंड मैनर टू अ वेल नोन सिग्नल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्विमिंग करनी है या रनिंग करनी है, सीटी बजी और फटाफट मैंने रिएक्ट करा, मुझे पहले से पता था कि ये होने वाला है। तो पहले से जब आप नोन होते हो उस चीज के कि आपको करना है, उसको बोलते हैं सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब आपको पता नहीं होता कि क्या होने वाला है बट यू हैव टू रिएक्ट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, सपोज आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो आपको नहीं पता सामने वाला किस तरीके की टेक्निक अपनाएगा, कहां आपको रिएक्ट करना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। वहीं पे अगर आपको पता है कि भैया मैं रनर हूं, मुझे रेस करनी है, तो मुझे फटाफट पता होगा कि सीटी बजेगी या हम उस तरीके से शूट करेंगे और फटाफट भागना है, तो वो सिंपल है। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू बैलेंस, आप किस तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, वाटर स्कीइंग हो गया, हेड स्टैंड हो गया, सही है, ये सब बच्चों बैलेंस एबिलिटी में आता है। रिदम एबिलिटी, रिदम एबिलिटी होता है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से रिदम में काम करना होता है। जैसे आप रोहित शर्मा को खेलते देखते हो, तो रोहित शर्मा जब अच्छे फॉर्म में होते हैं तो इतने रिदम में बैटिंग कर रहे होते हैं, आपको एफर्टलेस लगते हैं कि यार उसने छक्का मार दिया, पता भी नहीं चला, कि एफर्ट लगा ही नहीं, कि ऐसे करा और 6 हो गया, एफर्टलेसली उन्होंने कर दिया ये काम। इसको बोलते हैं रिदम एबिलिटी। देखो क्या है, इट इज द एबिलिटी टू ऑब्जर्व और परसीव इन द रिदम ऑफ अ मूवमेंट एंड डू द मूवमेंट विद द रिक्वायर्ड रिदम। ठीक है, जैसे हम स्केटिंग में देखते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से रिदम में चल रहे होते हैं, है ना,
बढ़िया सर, ये सिंक्रोनाइज स्विमिंग में भी देखने को मिल जाता है। एडेप्टेशन एबिलिटी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना, सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज करना। जैसे इंडियन पिचेस पे क्रिकेटर्स अलग खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जाके खुद को जो है अडेप्ट करना पड़ता है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में अलग तरीके से बॉल आ रहा होता है, इंग्लैंड में अलग तरीके से आ रहा होता है, वेस्ट इंडीज में अलग आ रहा होता है। तो खुद को अडेप्ट करना सिचुएशंस के हिसाब से, ये आपकी अडेप्टेशन एबिलिटी होती है। देन डिफरेंशिएशन एबिलिटी। डिफरेंशिएशन एबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो है बच्चों, ये बहुत एक्सपर्ट्स के हाथ में होती है, जो लोग एकदम प्रो हो जाते हैं, जो इन चीज को कर करके इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिनको मास्टरी हो जाती है इस चीज के ऊपर, राइट। तो जो लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, प्रो लेवल पे हो चुके हैं, उनका बहुत तगड़ा कमांड हो जाता है अपने बॉडी पे, अपने मसल्स पे, अपने मूवमेंट्स पे। तो उनके लिए बहुत आसान होती है कोई भी चीज़ करना, और आपको लगेगा कि यार इनकी एबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन एबिलिटी। द एबिलिटी टू अचीव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड इकोनॉमी ऑफ सेपरेट बॉडी मूवमेंट्स। क्या बात है सर। लास्ट आता है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग किसको बोलते हैं बच्चों? अब देखो, लोग क्या करते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग मसल्स ट्रेन करते हैं। कि बहुत सारे लोग करेंगे पुश पुल लेग स्प्लिट, कि जिम में जाएंगे आज सिर्फ पुश मूवमेंट्स, या आज सिर्फ पुल मूवमेंट्स, या आज सिर्फ लेग मूवमेंट्स। कुछ लोग जिम में जाएंगे, वो करेंगे अपर बॉडी, फिर करेंगे लोअर बॉडी। कुछ लोग जिम में जाएंगे, वो बोलेंगे आज मेरे आर्म्स हैं, कल मेरी चेस्ट है, परसों मेरे जो है शोल्डर है, फिर मेरी बैक है। अलग अलग तरीके से उन्होंने डेज बनाए होते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही दिन में पूरी बॉडी को ट्रेन कर रहे होते हैं। कि हम क्या करेंगे, रोप क्लाइंबिंग करेंगे, रोप स्किपिंग करेंगे, फिर हम कुछ बैक अपने बैक पे रख के चलेंगे, डिपिंग करेंगे, लंजिंग करेंगे, बेंच प्रेस करेंगे, हाफ स्क्वाट्स करेंगे। मतलब पूरी बॉडी को एक ही दिन में कर दिया ट्रेन। उसको सर्किट ट्रेनिंग बोलते हैं बच्चों। सर्किट ट्रेनिंग इज द ट्रेनिंग मेथड इन विच सर्टेन एक्सरसाइज ऑफ वेरियस काइंड्स आर परफॉर्म्ड विद और विदाउट apparatus with given dosage। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एंड्योरेंस डेवलप हो, स्ट्रेंथ डेवलप हो विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी। लास्ट क्या आता है सर? क्या इंपॉर्टेंस है सर्किट ट्रेनिंग, लोग क्यों करते हैं? सबसे पहले नंबर 1, कम समय में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। मैक्सिमम रिजल्ट्स, मिनिमम टाइम। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आइडियल होता है बिगिनर्स के लिए। अगर आप जिम स्टार्ट करोगे तो आपको पहले फुल बॉडी वर्कआउट कराया जाएगा, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कन्वीनियंट होता है, आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट वर्कआउट कर सकते हो शॉर्ट पीरियड में, बहुत लिमिटेड एक्सरसाइजेस करनी होती है। सारे बॉडी पार्ट्स एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो एक ही बारी में। तो बहुत सारे जो ट्रेनीज हैं वो एक साथ भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। कि 12 स्टेशंस हैं, 12 ट्रेनीज हैं, तो सब लोग अलग अलग जगह पे आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये था बच्चों सर्किट ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त, और ऑलमोस्ट सब कुछ डन है बच्चों। बस योगा वाला चैप्टर बचा है और आपके फिक्सचर्स बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से कराता हूँ एंड चीज़ें समाप्त कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। इसी तरीके से पढ़ते रहो और फोड़ो यार, बढ़िया तरीके से फोड़ देना फिजिकल एजुकेशन को, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।